हॅलो फ्रेंड्स अँड वेलकम बॅक टू एक्झाम मराठी अकॅडमी. तर मित्रांनो, आजच्या या व्हिडिओत आपण TCSने लास्ट मंथमध्ये एक एक्झाम कंडक्ट केली होती आरोग्य विभागाची. त्यातील मराठी आणि इंग्लिश ग्रामरचे क्वेश्चन्स पाहणार आहोत. तुमच्या अपकमिंग एक्झामसाठी सुद्धा मोस्ट इम्पॉर्टंट क्वेश्चन्स असणार आहेत. ते TCS आणि IBPS ज्या एक्झाम्स कंडक्ट करते त्यातील क्वेश्चन्स खूप वेळा एक्झामला रिपीट होतात. त्यामुळे मोस्ट इम्पॉर्टंट क्वेश्चन्स असणार आहेत तुमच्या एक्झामिनेशन पॉईंट ऑफ व्ह्यूने. ठीक आहे, तर स्टार्ट करूया. आज दिवसभर सारखे मळमळते या वाक्याचा प्रयोग ओळखा. आज दिवसभर सारखे मळमळते, तर कोणता प्रयोग येईल? तर या वाक्यामध्ये मळमळते हे क्रियापद आहे आणि आपण पाहिलं होतं क्रियापदाचा भाव हा कर्ता दर्शवत असेल तर तो भावकर्तरी प्रयोग असतो. ऑप्शन 3 येईल तुमचं करेक्ट आन्सर. क्रियापदाचा भाव मळमळते म्हणजे मळमळ कर्ता दर्शवतोय, सो भावकर्तरी प्रयोग. भावकर्तरी प्रयोगात वाक्य अकर्मक असते आणि क्रियापदातच कर्ता सामावलेला असतो. नेक्स्ट क्वेश्चन पाहूया. झोपडी या शब्दाला समानार्थी असलेला शब्द ओळखा. तर झोपडीचा समानार्थी शब्द येईल कुटी. झोपडी मीन्स हट. हट का सिनोनिम आएगा कुटी. नेक्स्ट क्वेश्चन. गनिम या शब्दाचा समानार्थी शब्द सांगा. गनिम का सिनोनिम. तर गनिम मीन्स काय असते? तर गनिम मीन्स दुश्मन, शत्रू, वैरी. त्यानंतर अरी येईल, रिपू येईल. सो गनिमचं सिनोनिम येईल अरी. नेक्स्ट क्वेश्चन. क्लुप्ती या शब्दास खालीलपैकी कोणता समानार्थी शब्द आहे? क्लुप्ती का सिनोनिम पूछा गया है, तो क्लुप्ती का सिनोनिम आता है कल्पना. नेक्स्ट क्वेश्चन. लाक्षणिक या शब्दाचा समानार्थी शब्द ओळखा. लाक्षणिक का सिनोनिम क्या आएगा? तो सांकेतिक. ऑप्शन 3. नेक्स्ट क्वेश्चन. त्यांच्यापैकी जी मुलगी काळी होती ती पुढे आली. वरील वाक्य कोणत्या प्रकारचे आहे? वाक्याचा प्रकार ओळखायचा आहे. तर सर्वात आधी हे मिश्र वाक्य आहे. यामध्ये जी, ती असे आलेले आहे आणि मिश्र वाक्यात जो, जी, जे, ज्याचे वाक्य विशेषण वाक्य असते. सो ऑप्शन 2 येईल तुमचं करेक्ट आन्सर. मिश्र वाक्यामध्ये जो, जी, जे, ज्याचं वाक्य असते विशेषण वाक्य आणि तो, ती, ते त्याचं वाक्य असते मुख्य वाक्य. ठीक आहे. नेक्स्ट क्वेश्चन. जय या शब्दाच्या विरुद्धार्थी शब्द ओळखा. जय का एंटोनिम पूछा गया है, क्या आएगा? तो जय का एंटोनिम पराजय. ऑप्शन 3. नेक्स्ट क्वेश्चन. सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द वर्ड assert from the given sentence. After using the tape measure, be cautious to retract it to prevent damage. टेप मेजर वापरल्यानंतर बी कॉशियस, सावध रहा, टू रिट्रॅक्ट इट ते मागे घेण्यासाठी, टू प्रिव्हेंट डॅमेज नुकसान टाळण्यासाठी. टेप मेजर यूज करने के बाद में आपको सावधान रहना है. बी कॉशियस, टू रिट्रैक्ट इट वो पीछे लेने के लिए, टू प्रिव्हेंट डॅमेज. तर रिट्रॅक्ट म्हणजे मागे घेणे, ॲसर्ट म्हणजे ठामपणे मागे न घेणे. तर ॲसर्टचा एंटोनिम रिट्रैक्ट येईल. ऑप्शन 2. ॲसर्ट मीन्स क्या होता है? तो ॲसर्ट मीन्स आर्ग्यू. उसके बाद में आएगा डिक्लेयर, डिक्लेयर, देन अनाउंस, अनाउंस, देन प्रोटेस्ट आएगा, प्रोटेस्ट, एंड इसके अपोजिट आएगा रिट्रैक्ट. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन. सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट पंक्चुएशन टू फिल इन द ब्लैंक. यहाँ पे करेक्ट पंक्चुएशन यूज करना है. इट वॉज द मंथ ऑफ मे, तो मई महीना होता, मई का महीना था. द सेमिस्टर वॉज टू कम टू एन एंड. सेमिस्टर संपणार होते, सेमिस्टर खत्म होने को थे. Some students were found ineligible to write the exam due to shortage of attendance. कमी अटेंडेंसमुळे काही विद्यार्थी परीक्षेला बसण्यास अपात्र आढळले. कम अटेंडेंस की वजह से कुछ स्टूडेंट्स एग्जाम में बैठने के लिए इनएलिजिबल थे. The teachers were confirming with the students by asking them how many days they had remained absent. शिक्षक कन्फर्म करत होते की विद्यार्थी किती दिवस गैरहजर राहिले by asking them. टीचर ये कन्फर्म कर रहे थे कि कितने स्टूडेंट्स एब्सेंट रहे थे बाय आस्किंग देम. तो कौन सा मार्क आएगा इनमें से? तो फुल स्टॉप आएगा ना. ऑप्शन 2 विल बी योर करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन. सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन दैट कैन सब्स्टिट्यूट द अंडरलाइंड पार्ट ऑफ द गिवन सेंटेंस. आफ्टर स्ट्रगलिंग विद द कोडिंग प्रॉब्लम फॉर सेवरल आवर्स, शी फाइनली डिसाइडेड टू स्टॉप वर्किंग फॉर द डे अँड टॅकल इट अगेन द नेक्स्ट डे. टू स्टॉप वर्किंग फॉर द डे साठी करेक्ट सबस्टिट्यूट शोधायचा आहे. आफ्टर स्ट्रगलिंग विथ द कोडिंग प्रॉब्लेम फॉर सेव्हरल आवर्स,
कितीतरी तास कोडिंग प्रॉब्लेमशी स्ट्रगल केल्यानंतर शी फायनली डिसाइडेड, तिने निर्णय घेतला टू स्टॉप वर्किंग फॉर द डे. कसला निर्णय घेतला? काम थांबवण्याचा. अँड टॅकल इट अगेन द नेक्स्ट डे, आणि दुसऱ्या दिवशी पुन्हा काम करण्याचा. तर काय येईल सबस्टिट्यूट फॉर टू स्टॉप वर्किंग फॉर द डे? काम थांबवणे. तर कॉल इट अ डे बोलतो ना आपण. ऑप्शन सेकंड विल बी युअर करेक्ट आन्सर. कॉल इट अ डेचा अर्थ असतो टू स्टॉप वर्किंग फॉर द डे. काम बंद करना, कॉल इट अ डे. ठीक आहे. नेक्स्ट क्वेश्चन पाहूया. सिलेक्ट द ऑप्शन दॅट गिव्स द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द इडियम ऑर फ्रेज यूज्ड इन द फॉलोइंग सेंटेन्स. दी वाईफ स्टूड बाय हर हजबंड थ्रू थिक अँड थिन. पत्नी आपल्या पतीच्या बाजूने उभी राहिली. तर आपण खूप वेळा डिस्कस केलेला क्वेश्चन आहे थ्रू थिक अँड थिन. आपल्या मराठी चॅनलवर सुद्धा आपण खूप वेळा या क्वेश्चनला डिस्कस केलं आहे. थ्रू थिक अँड थिन. देन प्रिव्हियस क्वेश्चनमध्ये जे विचारण्यात आलं होतं कॉल इट अ डे, ते सुद्धा आपण खूप वेळा डिस्कस केलं आहे. तर थ्रू थिक अँड थिनचा अर्थ असतो कोणत्याही परिस्थितीत, सुख असो किंवा दुःख असो, चांगल्या आणि वाईट परिस्थितीत सुद्धा सोबत असणे. टू बी टुगेदर अंडर ऑल सर्कमस्टन्सेस नो मॅटर हाऊ डिफिकल्ट. पत्नी आपल्या पतीच्या बाजूने उभी राहिली थ्रू थिक अँड थिन अंडर ऑल कंडिशन्स. ऑप्शन 3. अच्छी बुरी कोई भी कंडीशन हो उसमें साथ खड़े रहना, साथ देना थ्रू थिक एंड थिन अंडर ऑल कंडीशंस. नेक्स्ट क्वेश्चन. सिलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन सब्स्टिट्यूट द अंडरलाइंड सेगमेंट विथ द मोस्ट अप्रोप्रिएट इडियम. द फॅमिली हॅड अन ॲरिस्टोक्रॅटिक बिझनेस विच वॉज फ्लॉरिशिंग. कुटुंबाचा एक खानदानी व्यवसाय होता. अन ॲरिस्टोक्रॅटिक बिझनेस विच वॉज फ्लॉरिंग, जो भरभराटीला आला होता. बट सडनली इट वेंट इन टू लॉस, पण अचानक तोट्यात गेला. द सन केप्ट हिज फादर इन इग्नोरन्स अबाउट द ट्रेमेंडस रॉंग डिसिजन्स टेकन बाय हिम. मुलाने आपल्या वडिलांना घेतलेल्या चुकीच्या निर्णयांबद्दल गाफील ठेवले, अज्ञानात ठेवले, लपून ठेवले. इन इग्नोरन्स काय येईल यासाठी सबस्टिट्यूट? तर इन दी डार्क. इन दी डार्क म्हणजे इन इग्नोरन्स, लपून ठेवणे, अज्ञानात ठेवणे, गाफील ठेवणे. ठीक आहे. नेक्स्ट क्वेश्चन. Select the idiom that is closest in meaning to the underlined segment in the given passage. Helen stared at the blank computer screen. Helen blank computer screen कडे पाहत होती. Helen blank computer screen की तरफ देख रही थी. Her heart sinking with dread. तिच्या हृदयात भीती होती व डरी हुई थी. It was time to confront her fear of public speaking. तिच्या पब्लिक स्पीकिंगच्या भीतीचा सामना करण्यासाठी, उसे जो पब्लिक स्पीकिंग का फियर था उसका सामना करने के लिए एंड डिलीवर द प्रेजेंटेशन शी हैड बीन अवॉइडिंग फॉर वीक्स. एंड जो बहुत दिनों से वो अवॉइड कर रही थी, वो प्रेजेंटेशन देने का टाइम आया था. देन विथ ए डीप ब्रीथ शी न्यू शी हैड टू बी ब्रेव इन द गिवन सिचुएशन एंड स्टेप ऑन टू द स्टेज. एक गहरी सांस लेके शी न्यू शी हैड टू बी ब्रेव. उसे मालूम था कि उसे ब्रेव बनना पड़ेगा इन गिवन सिचुएशन एंड स्टेप ऑन टू द स्टेज, एंड स्टेज पे कदम रखना पड़ेगा. एज शी बिगेन टू स्पीक, जैसे उसने बोलना स्टार्ट किया, हर नर्व्स ग्रेजुअली सबसाइडेड रिप्लेस्ड बाय न्यू फाउंड कॉन्फिडेंस. जैसे ही उसने बोलना स्टार्ट किया उसमें एक नया कॉन्फिडेंस आया. उसकी डर की जगह कॉन्फिडेंस ने ले ली. तो इसमें आपको बी ब्रेव इन द गिवन सिचुएशन के लिए इडियम ढूंढना है. तो ये भी हमने हमारी इंग्लिश ग्रामर की सीरीज में देखा था. ये सब क्वेश्चंस हमने डिस्कस किए हुए थे. तो बी ब्रेव इन द गिवन सिचुएशन मीन्स टू बाइट द बुलेट. ऑप्शन 4. बाइट द बुलेट का मतलब होता है लोहे के चने चबाना. जो चीज़ इम्पॉसिबल लगती है उसे करना. टू डू समथिंग डिफिकल्ट दॅट वन हॅज बीन हेजिटेटिंग ओव्हर. एखादी अशक्य वाटणारी गोष्ट करणे, लोखंडाचे चणे चावणे, बाइट द बुलेट. ठीक आहे. नेक्स्ट क्वेश्चन. सिलेक्ट द करेक्ट सेट ऑफ पंक्चुएशन मार्क्स टू बी यूज्ड इन द फॉलोइंग पॅराग्राफ. Your school is Samantha paused as she hunted for the right word. तुमची स्कूल आहे. सॅमेंथा थांबली as she hunted for the right word. योग्य शब्दांचा शोध घेत असताना. मग ती पुन्हा म्हणाली, However we should meet somewhere outside, isn't it? तरीही आपण बाहेर कुठेतरी भेटले पाहिजे, नाही का? तर हे सॅमेंथाचे तोंडचे शब्द आहेत युअर स्कूल इज, आणि तोंडचे शब्द डबल इन्व्हर्टेड कॉमामध्ये असतात. डबल इन्व्हर्टेड कॉमा येईल इथे, म्हणजेच क्योटेशन मार्क येईल. फर्स्टसुद्धा क्योटेशन मार्क येईल आणि सेकंडसुद्धा क्योटेशन मार्क येईल. त्यानंतर इजंट इट इथे ॲपोस्ट्रॉफी येईल आणि क्वेश्चन टॅग आहे, सो इथे क्वेश्चन मार्क येईल. सो ऑप्शन 4 विल बी युअर करेक्ट आन्सर. नेक्स्ट क्वेश्चन.
शी इज रिअली डॅश इफ यू गिव्ह हर ए चान्स. ती खरोखरच डॅश आहे इफ यू गिव्ह हर चान्स, जर तुम्ही तिला संधी दिली तर. तर शी इज रिअली ए स्मार्ट कुकी. स्मार्ट कुकी मीन्स समवन हु इज इंटेलिजेंट, समवन हु इज क्लेवर. ठीक है, वो सच में इंटेलिजेंट है, क्लेवर है इफ यू गिव्ह हर चान्स. नेक्स्ट क्वेश्चन. नकार देणे या अर्थाचा वाक्यप्रचार खालील पर्यायातून ओळखा. तर नकार देणे म्हणजे वाटाण्याच्या अक्षता लावणे. नेक्स्ट क्वेश्चन. अडत या शब्दासाठी योग्य शब्दसमूह सांगा. तर अडत म्हणजे मिळणारा मोबदला असतो. नेक्स्ट क्वेश्चन. खालील वाक्यातून उपमेय सांगा. ज्योतिसम समरात जळाली झाशीची राणी. तर उपमेय काय असते आणि उपमान काय असते? तर ज्याची तुलना केलेली असते ते उपमेय असते, म्हणजे जी मूळ वस्तू असते ते असते तुमचं उपमेय, आणि ज्याच्याशी तुलना केलेली असते ते असते उपमान. तर इथे झाशीच्या राणीची तुलना केले कशाबरोबर? तर ज्योतिसम. सो मूळ वस्तू झाशीची राणी, उपमेय येईल ऑप्शन 4. नेक्स्ट क्वेश्चन पाहूया. कृष्णशास्त्री चिपळूणकर यांना कोणत्या नावाने ओळखतात? तर कृष्णशास्त्री चिपळूणकर मराठीचे जॉन्सन. मराठीचे पाणिनी कोण आहेत? तर दादोबा पांडुरंग तरखडकर. मराठी भाषेचे शिवाजी विष्णुशास्त्री चिपळूणकर. नेक्स्ट क्वेश्चन. आपली पाठ आपणास दिसत नाही या म्हणीचा अर्थ सांगा. तर स्वतःचे दोष स्वतःला दिसत नाही, आपली पाठ आपणास दिसत नाही. नेक्स्ट क्वेश्चन. उठ पुरुषोत्तमा वाट पाहे रमा दावी मुखचंद्रमा सकळिकांशी या ओळीतील अलंकार सांगा. तर आपण पाहिलं होतं जेव्हा उपमेय व उपमान यांच्यात भेद नसून दोन्ही एकरूप आहेत असे दर्शवलेले असते तेव्हा रूपक अलंकार होतो. उठ पुरुषोत्तमा वाट पाहे रमा दावी मुखचंद्रमा सकळिकांशी. त्यानंतर देहदेवाचे मंदिर, आता आत्मा परमेश्वर. आणखी काय पाहिलं होतं आपण रूपक अलंकारामध्ये? तर वाघिणीचे दूध प्याले, वाघबच्चे फाकडे. त्यानंतर कुठे बुडाला पलीकडे तो सोन्याचा गोळा. ही सर्व आहेत रूपक अलंकाराची उदाहरणे. ठीक आहे, खूप वेळा आपण डिस्कस केलेले क्वेश्चन्स आहेत हे. नेक्स्ट क्वेश्चन पाहूया. लेखक व त्यांचे टोपण नाव यांच्या जोड्या जुळवा. विष्णू वामन शिरवाडकर, काय यांचे टोपण नाव? तर कुसुमाग्रज आहे ना, कुसुमाग्रज विष्णू वामन शिरवाडकर. त्यानंतर प्रल्हाद केशव अत्रे, केशव कुमार. कृष्णाजी केशव दामले, केशव सूत. राम गणेश गडकरी, गोविंदाग्रज. नेक्स्ट क्वेश्चन. गोविंदाला सुपारी लागते या वाक्यातील अलंकार सांगा. तर अश्लेष अलंकार येईल. केव्हा असतो श्लेष अलंकार? तर जेव्हा एकच शब्द वाक्यात दोन अर्थांनी वापरलेला असतो तेव्हा श्लेष अलंकार होतो. कोणता शब्द वापरला इथे दोन अर्थांनी? तर लागते हा शब्द वापरलाय दोन अर्थांनी. लागणे म्हणजे हवी असणे आणि लागणे म्हणजे चक्कर येणे, किक लागते बोलतो ना आपण. नेक्स्ट क्वेश्चन. तर इथे इंग्लिश लँग्वेजचे क्वेश्चन स्टार्ट झालेत. Sentences of a paragraph are given below in jumbled order. Arrange the sentences in correct order to form a meaningful and coherent paragraph. तर पॅराजम्बलचा क्वेश्चन आहे. सेंटेन्स ए आहे, टुरिस्ट स्टिक आउट अँड मे नॉट ऑब्झर्व लोकल नॉर्म्स विच कॅन इन्स्पायर अँगर. पर्यटक बाहेर राहतात आणि स्थानिक नियम पाळत नाही ज्यामुळे राग येतो. टूरिस्ट बाहर के होते हैं एंड ये लोकल नियमों पे ध्यान नहीं देते विच कैन इंस्पायर एंगर, जिससे गुस्सा आता है. तो ये शुरू में आएगा क्या? तो नहीं आएगा, इसके पहले कुछ होगा. देन सेंटेंस बी बिकॉज, तो बिकॉज भी शुरू में नहीं आएगा, इसके पहले भी कुछ आएगा. देन बट भी शुरू में नहीं आएगा. बट आई नो यू कैन शो मी ए सिटी विदाउट टूरिस्ट अँड इट विल बी इन डिक्लाइन. परंतु मला माहीत आहे की तुम्ही मला पर्यटक नसलेले शहर दाखवू शकता आणि इट विल बी इन डिक्लाइन. देन ऑप्शन डी, टुरिस्ट आर लाईक बीज बट आय डोंट वॉन्ट देम टू डिसअपियर. पर्यटक मधमाशांसारखे असतात पण ते गायब होऊ नयेत अशी माझी इच्छा आहे. टूरिस्ट मधुमक्खी की तरह होते हैं बट आई डोंट वांट देम टू डिसअपियर, बट वो कम नहीं होने चाहिए ऐसी मेरी इच्छा है. तो यही सेंटेंस आएगा आपका शुरू में. तो डी से शुरू होने वाला सिर्फ एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन 4 विल बी योर करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन. The underlined phrase in the given sentence has been used incorrectly. Select the option that can replace the underlined segment with the most appropriate present tense form. Samir have been collecting stamps and old coins in his spare time. It is his hobby. इस अंडरलाइन फ्रेज को आपको रिप्लेस करना है मोस्ट अप्रोप्रिएट प्रेजेंट टेंस फॉर्म से. समीर हैव बीन कलेक्टिंग स्टॅम्प्स अँड ओल्ड कॉइन्स इन हिज स्पेअर टाइम. समीर फावल्या वेळात स्टॅम्प अँड जुनी नाणी गोळा करतो, तो त्याचा छंद आहे. इट इज हिज हॉबी. समीर को अपने खाली टाइम में स्टैम्प्स एंड ओल्ड कॉइन्स जमा करने का हॉबी है. तो
तो हमने देखा था ना, जो हॉबी रहता है, आदत रहता है, देन यूनिवर्सल ट्रूथ, देन प्रोवर्ब, साइंटिफिक रूल, ये सब होते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस में. सिंपल प्रेजेंट टेंस कलेक्ट्स आएगा. ऑप्शन सेकंड विल बी योर करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन. Select the most appropriate synonym of the underlined word in the given sentence. The teacher looked suspiciously at all the students during the exam. Suspicious के लिए synonym ढूंढना है आपको. The teacher looked suspiciously at all the students during the exam. परीक्षे दरम्यान शिक्षक सर्व विद्यार्थ्यांकडे संशयाने पाहत होते. ड्यूरिंग द एग्जाम टीचर सस्पिशियसली देख रहे थे सब बच्चों को. तो कैसे देख रहे थे? डाउटफुली. ऑप्शन फर्स्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन. Sentences of a paragraph are given below in jumbled order. Arrange the sentences in correct order to form a meaningful and coherent paragraph. तो ये भी पैरा जंबल आ गया. तो perhaps हो सकता है, ये शुरू में आएगा क्या? हो सकता है it was a charming suitor or a charismatic colleague or a fascinating new friend. हो सकता है वो एक चार्मिंग फ्रेंड और कलीग और ए फैसिनेटिंग न्यू फ्रेंड हो. तो हो सकता है ये शुरू में नहीं आएगा, इसके पहले कुछ होगा. देन मे बी, ये भी हो सकता है, ये भी शुरू में नहीं आएगा. मे बी इट वॉज ए लिटिल शेडिंग ऑफ द ट्रूथ हियर एंड देयर और ए बिट टू मच वैनिटी एंड सेल्फिशनेस. ये भी शुरू में नहीं आएगा. देन दे अट्रैक्टेड यू ऑन इनिशियल इंप्रेशन बट बिफोर लॉन्ग यू स्टार्टेड टू नोटिस बिहेवियर्स दैट गेव यू पॉज. तो यहाँ पे आया है दे मीन्स वो कौन है? तो हमें मालूम नहीं है अभी तक. सो ये भी शुरू में नहीं आएगा. सो सेंटेंस डी आएगा आपका शुरुआत में. सेंटेंस डी से स्टार्ट होने वाले ऑप्शंस कौन से हैं? तो ऑप्शन सेकंड विल बी योर करेक्ट आंसर. वी ऑल हैव स्टोरीज ऑफ मीटिंग पीपल हु अपीयर्ड वंडरफुल एट फर्स्ट बट टर्न्ड आउट टू बी जस्ट ऑफुल. हमारे सबके पास उन लोगों से मिलने की स्टोरीज है जो शुरू में अच्छे दिखते हैं बट टर्न्ड आउट टू बी जस्ट ऑफुल, बट वो डेंजरस होते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. Identify the option that rectifies the underlined spelling error in the given passage. तो कहाँ पे अंडरलाइन पार्ट? तो ये चिकनगुनिया, ये अंडरलाइंड है. तो क्या होता है करेक्ट स्पेलिंग ऑफ चिकनगुनिया? तो CHIKUNGUNYA, चिकनगुनिया. कौन से ऑप्शन में है? तो ऑप्शन फोर्थ विल बी योर करेक्ट आंसर. यहाँ पे आपको यू की जगह पे आई दिया गया है. नेक्स्ट क्वेश्चन. Identify the incorrectly spelled word in the given sentence. The principal investigator had to implement an adequate principle to fulfill the research requirements and prevent unfair criticism. तो unfair करेक्ट है, adequate भी करेक्ट है, criticism भी करेक्ट है. investigator का स्पेलिंग क्या है? तो INVESTIGATOR, investigator. यही है incorrectly spelled word. Next question. Select the most appropriate option to substitute the underlined segment in the given sentence. She had been writing poems since she had been in 9th grade because she loved them. She has been के लिए आपको substitute ढूंढना है. तो ये सेंटेंस कौन से टेंस में है? तो she had been writing, had plus been plus VING कौन सा टेंस है? तो ये है आपका पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस. एंड हमने देखा था पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस एंड पास्ट परफेक्ट टेंस के साथ में आता है सिंपल पास्ट. सिंपल पास्ट मीन्स शी वॉज आएगा. एंड यहाँ पे और एक रूल अप्लाई होता है. अगर पास्ट का इंसिडेंस है एंड उसका स्पेसिफिक टाइम दिया है तो सिंपल पास्ट टेंस होता है. यहाँ पे दिया है ना इन 9th ग्रेड. वो 9th ग्रेड में थी तब से वो पोएम्स लिख रही थी बिकॉज शी लव्ड देम. नेक्स्ट क्वेश्चन. तो यहाँ से स्टार्ट होते हैं आपके जीके एंड रीजनिंग के क्वेश्चंस. तो जल्दी से एक बार देख लेते हैं क्या दिया है यहाँ पे. तो ए मीन्स डिवीजन, ये यहाँ पे डिवीजन हो जाएगा. बी मीन्स मल्टीप्लिकेशन, सी मीन्स एडिशन, यहाँ पे एडिशन हो जाएगा. एंड डी मीन्स सब्ट्रैक्शन, यहाँ पे सब्ट्रैक्शन हो जाएगा. तो 15 + 21 - 42 मल्टीप्लाइड बाय 5 डिवाइड बाय 7. तो 15 + 21 36 माइनस 42 मल्टीप्लाइड बाय 5, 5 2 जार 10, यहाँ पे 0 आ जाएगा, कैरिंग 1 आ जाएगा. 5 4 जार 20, 20 + 1 21. 210 डिवाइडेड बाय ये 7. नाउ 210 डिवाइडेड बाय 7, तो 7 3 जार 21, 0 30 आ जाएगा. एंड 36 - 30 6 आ जाएगा. ऑप्शन सेकंड विल बी योर करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन. सिलेक्ट द करेक्ट मिरर इमेज. तो क्या आएगा मिरर इमेज?
तो यहाँ से स्टार्ट होगा, जी कैसे आएगा, तो ये ऐसे जी होगा, देन पी कैसे आएगा, तो ये यहाँ पे क्यू हो जाएगा, देन आएगा के कैसे होगा, तो ये के होगा, देन आपका ई कैसे आएगा, तो ये ऐसे आपका ई आएगा, देन 4 का मिरर इमेज, तो ये वाला हो जाएगा 4, देन 7 कैसे आएगा, तो ये 7 एंड 2, तो 2 ऐसे आएगा, कौन से ऑप्शन में है, तो ये यहाँ पे ऑप्शन 4th में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, A can do a certain piece of work in 10 days, B can do the same work in 14 days and C can do the same work in 19 days. Find the number of days it will take to complete the same work if they all work together. अगर वो सब साथ में काम करे तो कितने डेज लगेंगे वो काम को कंप्लीट करने के लिए, तो अकेले कितना टाइम लगता है उनको, तो A को लगते हैं 10 डेज, देन B को लगते हैं 14 डेज एंड C को लगते हैं 19 डेज। तो सबसे पहले इनका पर डे वर्क निकालना पड़ेगा। कैसे निकालते हैं, तो इन सब का निकालते हैं एलसीएम। ये एलसीएम हो जाएगा आपका टोटल वर्क। तो इनका एलसीएम क्या होगा, तो 10 होता है 2 मल्टीप्लाइड बाय 5, 14 होता है 2 मल्टीप्लाइड बाय 7 एंड 19 तो प्राइम नंबर हो जाएगा, तो यहाँ पे 19 आ जाएगा। देन ये इसका एक 2 हो गया, देन 5 मल्टीप्लाइड बाय 7 मल्टीप्लाइड बाय 19, 19 7 आर 133 मल्टीप्लाइड बाय 10, तो 1330, ये हो गया एलसीएम। टोटल वर्क हो जाएगा आपका 1330। अभी ये अगर टोटल वर्क है तो ए का पर डे वर्क कितना हो जाएगा, कैसे निकालेंगे, तो टोटल वर्क जो है 1330 डिवाइडेड बाय 10, तो ए का पर डे वर्क हो जाएगा 133। बी का पर डे वर्क कितना हो जाएगा, तो 1330 डिवाइडेड बाय 14 कितना आएगा, तो 14 1 आर 14, 14 9 आर 126, 133 माइनस 126 7 आएगा, 7 0 70, 14 5 आर 70। तो बी का पर डे वर्क हो जाएगा 95। सी का पर डे वर्क कितना होगा, तो 1330 डिवाइडेड बाय 19, तो 19 1 आर 19, 19 7 आर 133, तो ये 70 आ जाएगा। तो ए का पर डे वर्क 133, बी का पर डे वर्क 95 एंड सी का पर डे वर्क 70। तो इन तीनों का पर डे वर्क कितना होगा, तो 133 प्लस 95 प्लस 70, 5 प्लस 3 8, 7 प्लस 9 16, 16 प्लस 3 19, 19 का 9 आया, 1 कैरिंग आया, 1 प्लस 1 2, 298 होगा। क्या हो गया ये 298, तो ये तीनों का मिला के पर डे वर्क हो गया। तीनों एक दिन में मिलके 298 काम करेंगे। तो हमें क्वेश्चन में पूछा गया है इन तीनों को साथ में मिलके कितने दिन लगेंगे उस काम को कंप्लीट करने के लिए। तो टोटल काम कितना है, तो 1330, ये हो गया टोटल वर्क। इसे अगर हम डिवाइड करते हैं तीनों के पर डे वर्क से, मीन्स 1330 इसे डिवाइड करेंगे 298 से, तो हमें नंबर ऑफ डेज मिलेंगे। तो सॉल्व करो इसे, तो फ्रैक्शन में ही आंसर दिया है। तो अगर हम इन दोनों को 2 से डिवाइड करते हैं तो हमें आंसर मिलेगा 665 डिवाइडेड बाय 149, ऑप्शन थर्ड। ये यहाँ पे 2 1 आर 2, 2 4 आर 8, 2 9 आर 18 एंड ये यहाँ पे 2 6 आर 12, 2 6 आर 12 एंड 2 5 आर 10, 665 डिवाइडेड बाय 149। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। What should come in place of the question mark in the given series? क्या आएगा क्वेश्चन मार्क की जगह पे, तो 17 एंड 30, यहाँ पे डिफरेंस है 13 का, देन 30 एंड 42 इसमें डिफरेंस है 12 का, देन 42 55 कितना डिफरेंस है 13 का, देन 55 टू 67 डिफरेंस है 12 का, देन 67 टू 80 कितना डिफरेंस है 13 का। तो 13 12 13 12 13, यहाँ पे 12 का डिफरेंस आ जाएगा। तो 18 प्लस 12 यहाँ पे 92 होगा, ऑप्शन थर्ड विल बी योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, Ginny travels from point A to B, which is at distance of 150 kilometers and returns at a speed of 60 km per hour. She travels half the distance from A to B at a speed of 50 km per hour and the remaining at a speed of 75 km per hour. Find the average speed. तो एवरेज स्पीड कैसे निकालते हैं, तो गिनी ने ट्रैवल किया है हाफ द डिस्टेंस फ्रॉम ए टू बी एट ए स्पीड ऑफ 50 किलोमीटर पर आवर, देन उसने रिमेनिंग डिस्टेंस को कंप्लीट किया एट ए स्पीड ऑफ 75 किलोमीटर पर आवर। तो एलसीएम क्या होगा इनका, तो 150 एलसीएम आएगा। ये हो गया हाफ डिस्टेंस,
तो अभी 50 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से कितने आवर्स लगेंगे? तो 150 डिवाइडेड बाय 50, 3 आवर्स लगेंगे। एंड 75 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से कितने घंटे लगेंगे? तो 150 डिवाइडेड बाय 75, 2 आवर्स लगेंगे। तो टोटल कितने आवर्स लगेंगे? 5 आवर्स। तो एवरेज स्पीड अभी कैसे निकालेंगे? तो एवरेज स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस कितना है? तो ये हाफ डिस्टेंस है, तो 150 और एक बार 150 आ जाएगा, बिकॉज ये 150 हो गया आपका हाफ डिस्टेंस। तो 150 प्लस 150 डिवाइडेड बाय कितने आवर्स लगेंगे? तो 5 आवर्स डिवाइडेड बाय 5, तो ये हो गया 300 डिवाइडेड बाय 5, 5 6 आर 30 एंड 0, 60 हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर, ऑप्शन सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच टेबल टेनिस इवेंट डिड इंडिया विन ब्रॉन्ज मेडल एट एशियन गेम्स हेल्ड एट हैंगजू चाइना? तो ये वुमेन डबल्स है। वुमेन डबल्स में इंडिया विन ब्रॉन्ज मेडल एट एशियन गेम्स हेल्ड एट हैंगजू चाइना। एंड किसने जीता था ये ब्रॉन्ज मेडल? तो दिस मेडल वॉज वॉन बाय सुतीर्था मुखर्जी एंड अहिका मुखर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इवेल्युएट 308 क्यूब। तो ये आप सॉल्व करके देख लीजिए, आंसर दिया है ऑप्शन थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, A circle with center O has AB as its diameter. OX and OY are the radii of the same circle. तो यहाँ पे हमें एक सर्कल दिया है जिसका सेंटर है O, ये O यहाँ पे सेंटर हो गया, AB उसका डायमीटर है, तो ये यहाँ पे AB आ जाएगा डायमीटर AB। देन OX and OY are the radii of the same circle. तो ये यहाँ पे OX एंड ये यहाँ पे OY, ये दो हो गए रेडियस OX and OY। देन हमें दिया है डायमीटर AB इज एक्सटेंडेड मिड्स पॉइंट C एट द एक्सटीरियर ऑफ द सर्कल। ये डायमीटर AB एक्सटेंड होता है अप टू पॉइंट C सर्कल के बाहर की तरफ। देन हमें दिया है एंगल XOA इज 75 डिग्री। ये जो एंगल XOA है ये है आपका 75 डिग्री। देन जो BOY एंगल है ये है 25, BOY ये हो गया 25। हमें निकालना है एंगल XCA, तो XCA ये एंगल हमें निकालना है, XCA ये वाला एंगल कितना होगा? तो कैसे निकालेंगे? तो ये एंगल 75, ये 25, तो ये बीच वाला कितना होगा? तो ये टोटल है 180, ये 100 हो गए, तो बचा हुआ एंगल 80। देन अगर ये 80 है तो ये कितना होगा एंड ये कितना होगा? तो तीनों एंगल मिला के 180 डिग्री होते हैं। सो ये वाला तो 80 हो गया, तो ये वाला 50 हो जाएगा एंड ये भी 50 हो जाएगा, ये टोटल हो गए ना 180। देन अगर ये वाला एंगल है 50 तो ये वाला कितना होगा? तो अगर ये पूरा 180 है तो इसमें से ये 50 माइनस हो गया, तो ये वाला एंगल हो जाएगा आपका 130। अभी हम आए इस एंगल पे, तो ये 25 ये 130 दोनों मिला के हुए 155, तो ये वाला कितना होगा? तो 180 माइनस 155, तो ये हो गया 25 डिग्री। ऑप्शन थर्ड विल बी योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स बेसिन इज नोन फॉर हैविंग द रिचेस्ट कोल डिपॉजिट्स इन इंडिया? कौन सा रिवर बेसिन भारत में जाना जाता है कोयले के भंडार के लिए? तो ये दामोदर बेसिन है, ऑप्शन थर्ड। कहाँ पे दामोदर बेसिन? तो ये भारत के झारखंड एंड पश्चिम बंगाल राज्यों के बीच में है। दामोदर नदी को बोला जाता है ना बंगाल का शोक, सौरो ऑफ बंगाल होता है ना दामोदर रिवर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम वन म्यूजिकल जेनर ऑफ कार्नेटिक म्यूजिक। इनमें से कौन सी है कर्नाटकी म्यूजिक की, कार्नेटिक म्यूजिक की एक म्यूजिकल जेनर? म्यूजिकल जेनर मीन्स एक खास शैली, कर्नाटक संगीत की एक खास संगीत शैली, तो ये होता है वर्णम। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, व्हेन डिड द फर्स्ट ट्रायल ऑफ द इंडियन नेशनल आर्मी बिगिन? तो नवंबर 1945 को स्टार्ट हुआ फर्स्ट ट्रायल ऑफ इंडियन नेशनल आर्मी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग फोटोसिंथेसिस एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। स्टोमाटा इन द लीव्स एब्जॉर्ब सनलाइट फॉर फोटोसिंथेसिस। तो क्या होता है स्टोमाटा? तो स्टोमाटा होता है माइक्रोस्कोपिक पोर्स ऑन द सरफेस ऑफ प्लांट्स। किस लिए रिस्पॉन्सिबल होता है ये? तो ये गैस एक्सचेंज के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ये फैसिलिटेट करता है गैस एक्सचेंज बिटवीन प्लांट एंड एटमोस्फियर। ये सनलाइट को एब्जॉर्ब नहीं करता फोटोसिंथेसिस के लिए, सो ये स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है। देन फोटोसिंथेसिस लीड्स टू रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड टू कार्बोहाइड्रेट्स। तो क्या होता है फोटोसिंथेसिस? तो इस प्रोसेस में सनलाइट से जो एनर्जी मिलती है उसे यूज करते हैं टू कन्वर्ट CO2 एंड वाटर इनटू कार्बोहाइड्रेट्स।
सो ये स्टेटमेंट आपका करेक्ट है। ओनली बी स्टेटमेंट इज करेक्ट, ऑप्शन 4th। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ एडिशन मीन्स सब्ट्रैक्शन, सब्ट्रैक्शन मीन्स मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन मीन्स डिवीजन एंड डिवीजन मीन्स एडिशन, तो इसका आंसर क्या होगा? तो डिवीजन एडिशन है, यहाँ पे एडिशन हो जाएगा। मल्टीप्लिकेशन क्या है? तो मल्टीप्लिकेशन मीन्स डिवीजन, यहाँ पे डिवीजन आ जाएगा। एडिशन क्या है? तो एडिशन मीन्स सब्ट्रैक्शन, यहाँ पे सब्ट्रैक्शन आ जाएगा। एंड सब्ट्रैक्शन मीन्स मल्टीप्लिकेशन, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन। तो 17 प्लस 9 डिवाइडेड बाय 3 माइनस 2 मल्टीप्लाइड बाय 6। तो अकॉर्डिंग टू बॉड मास पहले होता है डिवीजन, देन मल्टीप्लिकेशन, देन एडिशन, देन सब्ट्रैक्शन। 9 डिवाइडेड बाय 3 आएगा, 2 मल्टीप्लाइड बाय 6 12। तो 17 प्लस 3 20 माइनस 12 कितना होगा? 8, ऑप्शन फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, an iron hemisphere is recast into 27 smaller hemispheres if the radius of the bigger hemisphere is r and that of the smaller hemisphere is small r, then the relationship between r and r is given by। तो एक बड़ा वाला आयरन हेमिस्फेयर है जिसे रिकास्ट किया है इनटू 27 स्मॉलर हेमिस्फेयर्स। जो बड़ा वाला हेमिस्फेयर है उसका रेडियस है r, तो इस बड़े वाले का वॉल्यूम क्या हो जाएगा? तो वॉल्यूम इज इक्वल टू 4 डिवाइडेड बाय 3 पाई रेडियस क्यूब। इसका रेडियस है कैपिटल R, 4/3 पाई आर क्यूब। ये हो गया बड़े वाले हेमिस्फेयर का वॉल्यूम। देन इससे हमने बनाया है 27 स्मॉलर हेमिस्फेयर्स। तो 27 मल्टीप्लाइड बाय 4/3 पाई आर क्यूब। स्मॉलर हेमिस्फेयर की रेडियस है स्मॉल r। ये 27 4/3 पाई आर क्यूब हो गया 27 स्मॉलर हेमिस्फेयर्स का वॉल्यूम। ठीक है, तो इन दोनों का वॉल्यूम तो सेम है। दिस 4/3 पाई आर क्यूब इज इक्वल टू 27 4/3 पाई आर क्यूब। तो अगर हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमें मालूम पड़ेगा रिलेशनशिप बिटवीन दिस आर एंड दिस आर। तो सॉल्व करते हैं इसे। तो 4/3 पाई दोनों में कॉमन है तो ये कैंसिल हो गया। 4/3 पाई 4/3 पाई बचा क्या? तो इसका ये आर क्यूब इज इक्वल टू 27 आर क्यूब। आर क्यूब इज इक्वल टू 27 आर क्यूब। तो इनका अभी निकालो क्यूब रूट। तो आर क्यूब का क्यूब रूट r इज इक्वल टू 27 का क्यूब रूट 3 एंड आर क्यूब का क्यूब रूट r। तो r इज इक्वल टू 3r। कौन से ऑप्शन में है? तो ऑप्शन सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन सर्टन कोड लैंग्वेज प्ले विद बॉल इज कोडेड एट FDHUPW एंड वेरी नाइस प्ले इज कोडेड एज HUYQAP। हाउ इज प्ले कोडेड इन दैट लैंग्वेज? तो प्ले विद बॉल का कोड क्या है? प्ले विथ बॉल FDHUPW, FDHUPW। देन वेरी नाइस प्ले का क्या है कोड? वेरी नाइस प्ले। तो HUYQAP। हमें पूछा है प्ले का कोड क्या होगा इस लैंग्वेज में। तो प्ले विद बॉल, वेरी नाइस प्ले, इन दोनों में प्ले कॉमन है। तो इन दोनों में जो कोड कॉमन है वही हो जाएगा ना प्ले के लिए। कोड कौन सा कॉमन है? तो HU कॉमन है दोनों में। सो HU हो जाएगा प्ले के लिए, ऑप्शन 4th। ठीक है, ओके फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू।